नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। वेद ब्राता दत्ता जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेन्स टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। राज्य सरकार आपको अभी क्या है, राज्य सरकार को काफ़ी काम कर रही हैं और देखा गया है काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह भी उनको मिला है या नॉमिनेशन भी हुआ है। उसके बावजूद विपक्षियों का आरोप लगा रहे हैं कि काम हो ही नहीं रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको ये थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। ऐसा है कि देखिए, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जब 47 इंडिपेंडेंस के बाद हमारे ये स्टेट बना था, तो इंडिपेंडेंस के टाइम में जो आगे का जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ से बहुत लोग इधर शिफ्ट हुए और इधर से भी बहुत लोग जाके ईस्ट पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे। और वो एक ट्रबल टाइम था। उस टाइम में हम लोग अभी भी जिनका नाम लेकर के बार बार उनका नाम आता है, उनका सबके सामने हम उनका मिसाल देते हैं, वो है डॉक्टर बीसी रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनका डेवलपमेंटल वर्क और बंगाल को इम्प्रूव करने में जिनका इतना जोरदार उनका इस स्टेट में उनका भाग रहा और पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में भी जवाहरलाल नेहरू जी जब तक प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद भी डॉक्टर बीसी राय का बहुत भारी योगदान रहा। लेकिन उसके बाद बंगाल में एक ट्रबल टाइम शुरू हुआ। ये ट्रबल टाइम थोड़ा अनस्टेबल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह ये सब था। 69, 70, 71, 72 से 77 तक कांग्रेस का सरकार रहा है यहाँ पे। और उसके बाद 77 से बंगाल में कम्युनिस्ट जो पार्टी है सीपीएम, मेनली इनके लीडरशिप में बंगाल में गवर्नमेंट बना। देखिए, हम लोग अभी भी बोलते हैं कि ये जो टेन्योर है, ये बंगाल को एकदम पीछे ले जाने वाला टेन्योर है। क्यों? कौन सा? प्रीवियस 1977 से 2011 तक। मतलब जब आपका कहने का मतलब उस समय डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, बंगाल पीछे चला गया। बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया में 3 नंबर के अंदर था, वो वहां से खिसकते खिसकते 15-16 नंबर पे चला गया। बंगाल का एजुकेशन जो है वो भी बहुत नीचे चला गया। और ओवरऑल बंगाल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी कोई बोलने का लायक नया काम नहीं रहा। देखिए, कम्युनिस्टों का एक चीज है, अब देखिएगा, ये लोग ज्यादा डाटा स्टैटिस्टिक्स में ये लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। कोई भी आप एक टॉपिक उनके सामने दीजिए, वो प्रैक्टिकल आपको कुछ नहीं दिखा सकेंगे। और उसके बाद ममता बनर्जी का मूवमेंट के बाद बंगाल के लोग ममता बनर्जी को आशीर्वाद दिए। 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। उसके बाद से क्या हुआ देखिए, ममता बनर्जी डाटा स्टैटिस्टिक्स में तो बाद में गई, पहले वो डेवलपमेंटल वर्क में गई। कैसे? आज आप डेवलपमेंटल जो वर्क है उसको आप टच कर सकते हैं, उसको आप छू सकते हैं। आपको हम ये बता सकते हैं कि बंगाल में कोई भी माने लोअर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास और उसके ऊपर भी अपर मिडिल क्लास, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे ममता जी का कोई ना कोई पब्लिक वेलफेयर स्कीम का सुविधा ना पहुंचा हो। अब कोई भी एक घर ले लीजिए, या तो उनकी जो बेटी है जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ती थी, उनको कन्याश्री का रुपया मिला। आप वो साइकिल देखते हैं ना, आज तो आप ये भी देखिएगा कि सीपीएम पार्टी का जो वो आपका ये होता है ना पॉलिटिकल जो आपका प्रोसेशन, आप देखिएगा
ममता बनर्जी सरकार का दिया हुआ साइकिल लेकर के सीपीएम का कॉमरेड लोग जाते हैं अपना जुलूस में, और ये लोग पूरा इसका क्रिटिसाइज करते हैं। आज आप बंगाल में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ कॉलेज, और सबसे अहम बात है 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने जिस सेक्टर को सबसे पहले टेकअप किया वो है हेल्थ केयर सिस्टम। आज बंगाल का हेल्थ केयर सिस्टम जो इतना इंप्रूव किया, माने कम से कम वामपंथी टाइम से आज इसमें 1/10 का फर्क हो गया। कैसे आप पूछिएगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा इसका कृतित्व, इसका क्रेडिट है कि कोविड का जो प्रॉब्लम था, इसको जो बंगाल सरकार ने इसका जो सामना किया, ये 2011 से ममता बनर्जी का फार साइटेडनेस। और आज आप कहीं भी जाइए बंगाल में, कोई भी आप मीडियम साइज स्मॉल टाउन में भी जाइए, वहाँ का जो माने सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम है टोटल फ्री है, टोटल फ्री। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, ट्रीटमेंट का कोई पैसा नहीं लगता, दवाई का फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप है, और आपका सरकारी जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ से भी माने आम जो इंसान है उनको पूरा पूरा दवाई मिलता है। आईसीयू बना है, बच्चों के लिए एसएनसीयू बना है, हाँ सीसीयू बना हुआ है। फिर भी अगर मान लीजिए अब 21 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहा है, बाय दी वे अगर टीएमसी हार जाती है तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो नहीं होगा कहीं? देखिए संचालक जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि टीएमसी का 21 का इलेक्शन, 21 का चुनाव हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाय दी वे की बात नहीं, कर रहे हैं। हम क्यों हाइपोथेटिकल बात को पकड़े? बंगाल में ऑलमोस्ट 79,000 बूथ है, 79,000 बूथ। अब सीपीएम और कांग्रेस का आप बात छोड़ दीजिए, अब सेंट्रल का जो रूलिंग पार्टी अभी यहां पे उभरने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन एक दूसरा चीज है, और खास करके स्टेट का इलेक्शन, इसमें आप ये सवाल पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, वो लोग अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। बीजेपी अभी तक 50% बूथ तक ही पहुंचा नहीं। और इलेक्शन जो होगा ना संचालक जी, वो ऑन दी डे ऑफ इलेक्शन, और जैसे वोटिंग पैटर्न जो है, पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में काफी फर्क है। पार्लियामेंट इलेक्शन में देश का मुद्दा आता है, देश के लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी को एक आस्था लेकर के, एक माने विश्वास लेकर के वोट दिए थे, लेकिन वो तो उस पर खरा नहीं उतरे, क्योंकि जितना भी प्रॉमिस ये लोग किए थे, एक भी प्रॉमिस ये लोग आज तक फुलफिल नहीं कर सके, यानी कि और उसका भी एक इफेक्ट आएगा। और सीपीएम का रिकॉर्ड धीरे धीरे मतलब ब्रेक होने वाला है फ्यूचर में आने वाले उसमें। नहीं, मैं उस तरह से बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट का कोई सीमा परिसीमा नहीं होता है। कल जो आपका जरूरत था, वो आने वाला कल आपका दूसरा जरूरत भी हो सकता है। तो ममता जी का जो सबसे अहम चीज है, एक पॉलिटिशियन के हैसियत से नहीं, एक आम आदमी का हैसियत से, एक आम इंसान का हैसियत से, ममता जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो एक आम फैमिली से उभर के आई है ना। उनका कोई उस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना वो कोई बड़े घर की हैं, वो एकदम लोअर मिडिल क्लास के पुअर फैमिली से उभर के आई हैं, और एक मूवमेंट के साथ में वो उभर के आई हैं। तो ममता जी का सबसे माने मेन एडवांटेज आज के इंडिया में है, जो आज के डेट में इंडिया में शायद कोई और लीडर का नहीं है, कोई भी पार्टी का, वो है, वो समझ सकती हैं कि आम इंसान, लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब हैं, उनका माने रोजमर्रा का जो
ये होता है ना जरूरतें, वो क्या है। ओके सर, शुभेंदु अधिकारी, साथ में उत्तर बंगाल से देखा जाए तो दादर अनुगामी, दीपंकर अरोड़ा, साथ ही बीजेपी अभी तो यहाँ तक दावा कर रही है कि 60-70 पीपल उनको ज्वाइन करने वाले हैं। कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, पॉलिटिक्स, नीति, आदर्श, ये सबके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं जिनका अपना एम्बिशन होता है। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी और उनका बीजेपी में ज्वाइनिंग और उनका अपना कन्फेशन के हिसाब से 2014 से, ये तो हम लोगों ने नहीं कहा, उस दिन जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया वो मंच पे उन्होंने अपना कन्फेशन किया क्या कि 2014 से शुभेंदु जी के साथ बीजेपी का संपर्क एकदम बना हुआ था। तो आज के डेट में हम ये भी बोल सकते हैं कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में जो उस एरिया में बांकुड़ा, आपका पुरुलिया, मिदनापुर, ये सब जगह में, क्योंकि ममता जी टोटल ट्रस्ट के साथ शुभेंदु जी का उस एरिया सब का पार्टी का ऑब्जर्वर बना के रखी थी, तो कुछ तो बिट्रेयल हुआ। ये तो आज हम लोग समझ सकते हैं कि देयर वाज ए बिट्रेयल। तो इसमें देखिए पर्सनल एम्बिशन उनका है। अब आगे चल के ये प्रूव होगा कि कहां तक वो उसका फुलफिल कर सकेंगे। और भी क्या ज्वाइन करेंगे आपके हिसाब से? क्या लगता है कि मेरे हिसाब से ऐसा कोई खास कुछ नहीं होगा, और मतलब 2-4-5 जन और जा सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। देखिए, मोर या लेस इसका बात नहीं है। टीएमसी आज इतनी बड़ी एक पार्टी बन गई है कि आप अगर समुंदर से 2-4 लोटा पानी ऐसा करके उठा के इधर में दूसरे बाल्टी में भी मतलब आप अगर रख नेताओं दें, की कमी नहीं है नहीं नहीं नहीं, ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी में कम से कम 4 से 5 जनरेशन रेडी करके रखी हुई हैं, रेडी करके। ओके, अभी केंद्र और राज्य में देखा गया है कि काफ़ी द्वंद्व चल रहा है। आईपीएस अधिकारियों का मतलब अगर एपिसोड देखा जाए तो काफ़ी हंगामा हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे आप माने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आप, क्योंकि आज के इंडिया में, आज के भारत में, आज के बंगाल में ये मेन मुद्दा है। क्यों? देखिए, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद या सत्ता में आने से पहले भी देश के लोगों को कुछ प्रॉमिसेस करके आए थे। आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया डालेंगे, देश का इतना रुपया बाहर के मुल्कों में जाके बैंक में पड़ा हुआ है वो सब हम लोग वापस लाएंगे। ये सब था प्री इलेक्शन मुद्दा, माने इनका प्रॉमिस। और इलेक्शन के बाद में इन्होंने क्या किया? देखिए, नोटबंदी आज इंडिया के लिए एक कर्स बन के रह गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिशाप। ये जो श्राप लगा है ना नोटबंदी का, टोटल इंडिया का मिडिल और लोअर सेक्टर, जो ट्रेडिंग बिजनेस या जो इंडस्ट्री था, ये एकदम अस्त व्यस्त होकर के रह गया, एकदम माने टोटल डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद ये लोग जीएसटी लाए, लेकिन जिस स्टाइल से ये लोग जीएसटी लाए, देखिए आपको ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। जिस दिन जीएसटी का कानून पास हुआ उसके अगले 60 डेज के अंदर 379 उसका फर्दर अमेंडमेंट हुआ। तो ये जो कानून, ये पहला दिन से ये डिफेक्टिव था। वकील लोग खुद समझ नहीं सके कि जीएसटी का कौन सा कानून पकड़े, क्योंकि अगला दिन वो कानून चेंज हो गया, फर्दर अमेंडमेंट आया, ये आया, ये आया। अब देखिए, मैं आपको खाली 4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूं। केंद्र सरकार के मालिकानाधीन जितने ब्लू चिप कंपनीज हैं, जिसको हम लोग भारत में नवरत्न कंपनीज बोलते थे, आपका ओएनजीसी, आईओसी, एलआईसी वगैरह वगैरह, ये लोग बेच रहे हैं। क्यों? किसके इंटरेस्ट से? अब देखिए, रेल को, अब माने
आम इंसान का जिंदगी जो है ये अभी अगले ये जो माने हम लोग पहले ब्रिटिश के टाइम में हम लोग ये बोलते थे कि मैन मेड फैमिन, ये एक ऐसा हालत आ गया। और मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी पार्टी, मैं आपको आज यहां बैठ के बता रहा हूं, ये भारत के लोगों से जिस तरह का बिट्रियल कर रहे हैं, जिस तरह का विश्वासघात कर रहे हैं, भारत के मैक्सिमम 1500 जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों के इंटरेस्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। टोटल इंडिया का जो अबाउट 1500 सुपर रिच जो हैं, माने जिनके प्रॉपर्टी करोड़ करोड़ है, उनके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। इसका मेन क्या प्रमाण है? आपका फार्म बिल। आज भारत के किसान शायद देखिए, आज तो एक तो टर्म तो चालू हो गया इंडिया में, वो क्या है? गोदी मीडिया। अब मीडिया दिखाए चाहे ना दिखाए, भारत के इतिहास में तारीख गवाह है कि इतना बड़ा आंदोलन बहुत कम हुआ होगा। शायद गांधी जी जब थे शायद उस टाइम में हुआ होगा। फिर भी देखा गया है हाल के दिनों में, या मतलब काफी दिनों से। नहीं, आपका जो पहला वाला सवाल था मैं उसका थोड़ा मैंने फुल करूं उसको। तो देखिए, तो इतना कुछ होने के बाद भारत के टोटल आर्थिक व्यवस्था को आज एकदम लोअर लेवल पे लाए। आज हम लोग का टोटल माने भारत का जो जीडीपी है और जो एनुअल जो हम लोग का ग्रोथ रेट है वो अभी माइनस में आ गया, और इसका कोई अभी सुधरने का कोई चेष्टा भी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इनका कोई प्लानिंग या पॉलिसी भी नहीं दिखता है। और देखिए, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अभी भारत में क्या है, भारत में जब नोटबंदी जिस दिन हुआ था 45 मिनट के अंदर जो लीडर सबसे पहले इसके अगेंस्ट में रिएक्शन दिए थे उनका नाम है ममता बनर्जी। जीएसटी के विरुद्ध में सबसे पहले जो लीडर ने रिएक्शन दिया उनका नाम है ममता बनर्जी। किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं, उनके वहां पर एमपीज को कौन भेज रही हैं? ममता बनर्जी। तो भारत में सबसे एक नंबर प्रतिवादी वॉइस कौन है? ममता बनर्जी। तो अभी देश का होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का और कोई काम नहीं है, देश को सुधारने वाला कोई काम नहीं है। वो लोग अभी बंगाल में पावर कैप्चर करने के लिए वो लोग पूरा माने ध्यान दे रहे हैं। करे, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। सर, ऐसा है आप ही की बात में अमित एंड मोदी, अमित शाह जी और मोदी जी जोड़ी ने विगत में देखा गया है काफी स्टेट्स, आप तो पता ही है, अभी रिसेंट एग्जांपल इज ऑफ बिहार, मिरेकल उन्होंने किया है। मिरेकल इस बार पॉलिटिकल राजनीतिज्ञ के हिसाब से ममता दीदी ने प्रशांत किशोर को लेके आए हैं। नाउ इट्स प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी और यहाँ अमित मोदी की स्ट्रेटजी। क्या प्रशांत किशोर का जादू इस बार बंगाल में चलने ही वाला है? देखिए, अमित और मोदी के उसमें देखिए सबसे जो पहला बात है, सबसे पहला ये है कि इसमें अमित शाह जी, मोदी जी जैसे इंडिया में ये लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ममता जी एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर हैं, और पूरे इंडिया में आप अभी बिहार का एग्जांपल दे रहे थे। नहीं काफी है, मतलब मैं रिसेंट हुआ उसके हिसाब से, लेकिन और आज ही आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का भी मतलब लेकिन बिहार में एक 31 साल का उम्र का लड़का, हाँ, ऑलमोस्ट उनको डिस्टेबलाइज कर दिया था थोड़ा के लिए। और अगर कुछ वहां पे उनका जो साइड किक्स है, वो जो मतलब एक्स्ट्रा ट्रिक्स, अगर वो नहीं होता तो शायद आज इस बार नीतीश जी के जगह लालू जी का बेटा तेजस्वी वही चीफ मिनिस्टर होता। वो ट्रिक बंगाल में नहीं होगा। देखिए, बंगाल इज ए वेरी पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट, आई मस्ट टेल यू, ठीक है। और आप ये देखिएगा कि आप इंडिया में बहुत जगह जाइए,
लोग पॉलिटिक्स में रुचि लेते हैं लेकिन उतना रुचि लेते नहीं। Sir, लेकिन बंगाल में है, President, बंगाल में एकदम माने गांव गांव तक पॉलिटिक्स इज द मेन सब्जेक्ट, लोग समझते हैं यहाँ। प्रेसिडेंट रूल लगाने की कहीं कोई मतलब वो तो नहीं हो रही है, वो सेंट्रल लगा से। के देखे, लगा के देखे बंगाल के पब्लिक, बंगाल के लोग उसके अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करते हैं, देखे ना। अगर उनको क्योंकि बात तो जैसे कि मतलब टीएमसी में ही मतलब देखिए प्रेसिडेंट देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा खून, इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इंडिया में सबसे ज्यादा कोई भी क्राइम बोलिए, और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट है, उसका स्टेट का नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश, जो बीजेपी का ब्लू आइड बॉय योगी आदित्यनाथ जी उसका चीफ मिनिस्टर है। बीजेपी रूल स्टेट में जितना क्राइम होता है, जितना भी क्राइम होता है, बंगाल इज ए वेरी पीसफुल स्टेट कंपेयर टू दैट। और आज अगर यहां पे आके आप बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो इतिहास है, ये सब आपको पता नहीं। आप रविंद्रनाथ जी को आप कभी कुछ बोलेंगे, रवि जी, कभी कवि जी, कभी टैगोर जी, ऐसे होता नहीं सर, है। इसीलिए तो शुभेंदु अधिकारी एंड मोर पीपल ये तो आ गए ना, वो अब बताते जाएंगे कि भाई ये तो पर्सनल एम्बिशन है। फिर भी बीजेपी में शुभेंदु जी का तो पर्सनल एम्बिशन है। शुभेंदु जी, देखिए आपको एक बात समझना चाहिए, शुभेंदु अधिकारी जी का पिताजी का नाम था श्री शिशिर अधिकारी जी, जो 29 इयर्स सीपीएम के जमाने में कांथी म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन रहे हैं, कांग्रेस पॉलिटिक्स में थे वो, बाद में वो ममता बनर्जी के साथ आए। ओके, शुभेंदु जी अगर शिशिर अधिकारी जी का बेटा नहीं होते तो इनका पॉलिटिक्स में लॉन्चिंग इतना कंफर्टेबल नहीं होता, इतना इजी नहीं होता। और उसके बाद जरूर उनको ममता जी का पैट्रोनेज मिला, लेकिन उन्होंने तो उसका मान सम्मान नहीं रखा। अब देखिए उनका अपना कन्फेशन है, उस दिन मंच पे अमित शाह जी को वो कुर्सी में बैठे थे और शुभेंदु जी उस दिन मंच में ये में थे, माइक में। उन्होंने बोला कि 2014 से बीजेपी के साथ में उनका लिंक है, तो ये तो सरासर विश्वासघाती हुआ। असरुद्दीन ओवैसी, वो जैसे कि उनका अभी रिसेंटली मीटिंग वगैरह भी किए एंड मुस्लिम बहुल इलाकों में कैंडिडेट भी देंगे, कितना असर पड़ेगा टीएमसी को? मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में अगर आपने ख्याल किया होगा कि बंगाल में उनका जो यूनिट था वो पूरी टीएमसी में ज्वाइन हो गया। उनका जो पार्टी का जो ये है नहीं, फिर भी अभी वो मतलब ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा असर पड़ेगा, ज्यादा असर नहीं पड़ना है। ओके, अब कुछ एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा सर, बोलिए ना। कि एक मयान में दो तलवार, टीएमसी ने, जैसे कि मैं अब पहाड़ की तरफ थोड़ा मतलब चलता हूँ, बिमल गुरुंग एंड विनय तामांग, दोनों में अभी देखा गया है, शायद ये टीएमसी ने भी नहीं सोचा था कि इस टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। जैसे कि आप हालांकि मतलब आप प्लेन्स को देखते हैं, फिर भी एक जनरली मैं आपको पूछता हूँ कि दोनों में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है। एक आके सुकना में अपना मतलब जो है दिखा रहे हैं, तो बिमल गुरुंग का फर्स्ट एंट्री हुआ था इंदिरा गांधी मैदान, मतलब सिलीगुड़ी में ही, और इससे कहीं टीएमसी को ये एरिया में नुकसान होने की संभावना? देखिए, पॉलिटिक्स में एक कहावत है कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत कुछ संभव होता है जो दूसरे कोई फील्ड में नहीं, शायद नहीं होता होगा।
तो अगर ममता जी में इतना कैपेसिटी है कि ममता जी, अभी देखिए आपने जिन लोगों का नाम लिया, इनके टोटल जो वर्किंग पैटर्न अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ये सब कुछ में अभी ये सब बीजेपी के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बीजेपी के जो टॉर्चर हैं, टॉर्चर मतलब पॉलिटिकल टॉर्चर, जो हैरेसमेंट, जो उनको प्रॉमिस करके वो प्रॉमिस को फुलफिल मतलब नहीं करना, इसका शिकार हुए हैं। इससे पहले एक पक्ष भी हुआ है, उसके बाद एक पक्ष भी हुआ है। तो अगर हमारी जो नेत्री हैं, हमारी जो बंगाल की लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनकी ये कैपेसिटी है कि वो सबको मिला के चल सकी, अगर इसको थ्रू कर सकी, तो इसमें आपत्ति का क्या है? नहीं पहाड़ में अभी अभी देखा जा रहा है, ये तो दोनों सुनिए, आपने एक कहानी सुनी होगी, सुनिए साहब, दो बिल्ली के झगड़े में बंदर ने फायदा उठा लिया। सुनिए साहब, आने वाला दिन ये प्रमाण करेगा कि अल्टीमेटली ममता जी का जो रास्ता है, मतलब ये पहाड़ एक का वही रास्ता रणनीति है के तहत ही हो रहा है। ममता दीदी का जो रास्ता है, ममता दीदी हर टाइम एक बात पे एकदम पूरी टिकी रही कि दार्जिलिंग बंगाल का अविच्छेद अंग है, उसको कोई बंगाल से अलग नहीं कर सकता। लेकिन अभी तो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का बात हो रहा है। परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या होगा वो आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन नहीं आप उन पर छोड़ दीजिए ना, वो तो इतनी बड़ी वो पॉलिटिशियन है, इतनी बड़ी स्टेट्समैन है, जिनको लेकर के बीजेपी के सबसे बड़े बड़े ब्रेन जो हैं इंडिया के, सब उनको लेकर के व्यस्त हैं। तो हम कुछ बातें ममता जी पर छोड़ देते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं आप ही के उसके हिसाब से मतलब पूछ रहा हूं। बिमल गुरुंग, लगभग 1 साल पहले की बात होगी जब वो बीजेपी सपोर्टर थे और यहाँ पे बागडोगरा में उनका आगमन का पूरा वो हो गया था कि वो आ रहे हैं। और उस समय देखा गया है बागडोगरा एक पुलिस छावनी में मतलब परिवर्तन हो गया था कि न किसी को अंदर जाने दे रहे थे, केवल मीडिया पर्सन अलाउ थे, बाकी कोई भी नहीं। और वहीं अभी टीएमसी को सपोर्ट करने के बाद बिमल गुरुंग को देखा जा रहा है कि पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। ये किस लिए सर? देखिए, आप जिस दिन का बात बोल रहे हैं वो आपका आइडिया हाइपोथेटिकल आइडिया भी हो सकता है, क्योंकि बागडोगरा इज ए वेरी सेंसिटिव एयरपोर्ट। बागडोगरा में ऐसे पुलिस का जो वो होता है घेरा, वो हम लोग फ्रिक्वेंटली देखते हैं, कभी कभी देखते हैं। इससे पहले काफी बड़े बड़े लीडर्स आ चुके हैं। मालूम देखिए इस बात हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। को देखिए, मतलब ये बोल के नहीं, टालने का कोई सवाल ही नहीं है। हम भी इससे पहले देखे हैं कि और देखिए इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा हुआ है बागडोगरा में कभी भी माने साल में कम से कम ऐसा 10-20 बार हमने होते देखा है कि रेड अलर्ट का बात होता है कि होता है। बागडोगरा का बात छोड़ दीजिए सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अभी भी शायद मतलब बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, अभी तक उनको बेल नहीं मिली है, अभी तक उनका केस लगा ही हुआ है, उसके बावजूद पुलिस प्रोटेक्शन पूरा मिला हुआ है। देखिए ये एक ऐसा बात है कि इसके बारे में, ये इतना सेंसिटिव बात है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पहाड़ के जो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं एनबी खवास जी, ये उनके दायरे में आता है, और इसलिए कि मैं प्लेन्स में हूं, मैं इसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, 4 तारीख को अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर शायद सिलीगुड़ी में आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य और क्या मतलब उनका मेन ये टूर के बारे में? अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आया नहीं। आ सकते हैं, वो तो
इसके आगे भी आ चुके हैं। वो तो नहीं, बीच में एक न्यूज़पेपर, देखिए ये आधिकारिक हमारे पास भी नहीं आया ये तो वो आ रहे हैं यहाँ टीएमसी लीडर्स वगैरह का कुछ क्लासेस वगैरह ये सब। देखिए न्यूज़पेपर में आए दिन खबरें ऐसा माने निकलते रहता है, और ये हमारे पार्टी के, आपने जिनका नाम लिया वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के लिए तो ये लोग आते रहते हैं। सर, कुछ दिन पहले डागापुर में मंत्री गौतम देव, उनका कहना था कि भाई मतलब जो है अभी तक हम लोग होली नहीं मना पाए हैं, शायद आपको पता होगा टीएमसी। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई हम लोगों को इस एरिया में जीत ही नहीं मिल रही है। अगर म्यूनिसिपल का भी देखा जाए या पंचायत या जो भी पहले मतलब जो है विधानसभा या लोकसभा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में हम लोगों का पार्टी में काफ़ी चर्चा हुआ। हम लोग इसके लिए शायद जब पूरे बंगाल में सब जगह टीएमसी का पूरा दबदबा है, तो सिलीगुड़ी में हम लोग क्यों पीछे पड़े हैं, सिलीगुड़ी में हम लोग क्यों हार रहे हैं, तो हम लोग अपने पार्टी के अंदर में इसको लेकर के एकदम निरंतर चर्चे में हैं। और हम लोग सबसे पहले माने किस किस जगह कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में हम लोगों का मतलब आपका खामियां हैं, तो हम लोग उसको सुधारने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आगे चल के रिजल्ट अच्छा ही होगा। मतलब होली खेल पाएंगे जरूर, वो हमारे लीडर हैं। मुद्दा 21 के चुनाव में मेन टीएमसी का मुद्दा क्या रहेगा, उस बारे में जरा बताइए। 21 के चुनाव में टीएमसी का मुद्दा होगा बंगाल के पूरे स्टेट के अंदर जितना भी ममता दीदी ने डेवलपमेंट किया है लोगों के लिए। अभी आप जाके देखिए, दुआरे सरकार बोल के एक प्रोग्राम हो रहा है कि लोगों के पास में ले आके पहुंचाओ, जितना भी पब्लिक वेलफेयर जो परिसेवा जो स्कीम है उनको लोगों के पास पहुंचाओ, सिवाय कि माने लोग जाएं उसके माने उसके पीछे पीछे भागे। ये ममता दीदी का अपना उनका ब्रेन चाइल्ड है कि आप लोग गवर्नमेंट पहुंचो वहां पर एकदम लोगों के पास, तो उस तरह से काम हो रहा है। तो हम लोगों का 21 का मेन जो है वो है जितना भी हम लोगों का बंगाल का उन्नयन हुआ, जितना भी उन्नति हुआ। और देखिए, आप कोई भी सेक्टर को टच कीजिए, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके यहाँ पर ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइट के नीचे बैठे हैं, हम लोग पहले एक हंसी मजाक करते थे सीपीएम के टाइम में, हम लोग बैठे हैं दुम लाइट चला गया, हम लोग बोलते थे ज्योति बाबू गिलन। तो अभी देखिए, अभी लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं है। तो बंगाल में वो चीज सुधर चुका है। और सारे जगह में, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप सरकारी आप ये में जाइए, अस्पताल में जाइए, आपको 7 ट्रीटमेंट मिलेगा एकदम। सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में आप जाइए, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में आप जाइए, देखिए इतना बड़ा कोविड पेंडेमिक हुआ। आप जो लोग इसका आलोचना करते हैं, जो लोग इसका माने गलत तरीके से आलोचना करते हैं, मैं उनका माने नाम लेकर के उनको मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। सिलीगुड़ी के ऑपोजिशन पार्टीज के स्टॉलवर्ट्स हैं, नामचीन लीडर्स, सब कोविड में माने इन्फेक्टेड होने के बाद सरकारी अस्पताल में जाके अच्छा होकर के आए, और बाहर आने के बाद उन्होंने उसका समालोचना किया। लेकिन सरकार ने क्या किया? फ्री ट्रीटमेंट, फ्री फूड, और जो आम लोग हैं वो इसके बारे में एकदम काफी अच्छा बोल रहे हैं। तो ये फर्क है। आपको ऑपोजिशन माने विरोधी राजनीति करने के लिए आपको किसी का अगेंस्ट में बोलना पड़ेगा, ये चीज अच्छा नहीं है। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे वेदव्रता दत्ता जी को। आज के लिए इतना ही। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट,
डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981।